नमस्कार। सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज। इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। हरियाणा के लोहारू में मिले 2 जले हुए नरकंकालों के मामले में बड़ा राजनीतिक बवाल छिड़ा है। खास बात यह है कि नरकंकाल भले ही हरियाणा के लोहारू में मिले हों, लेकिन उनका कनेक्शन 200 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जिले से है, जहां 2 युवकों के अपहरण का केस दर्ज था और किडनैपिंग के आरोप बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक दल पर लगाए गए हैं। आरोप है कि गोरक्षा दल के लोगों ने नासिर और जुनैद नाम के 2 युवकों को भरतपुर से अगवा किया। यह आरोप उनके परिवार के हैं। उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया और फिर हरियाणा के लोहारू में लाकर गाड़ी में जला दिया। इसके बाद ओवैसी इस मामले को लेकर सामने आए और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोपियों के संरक्षण के आरोप लगाए। कहा, बीजेपी के समर्थन की वजह से ही मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। दूसरी तरफ वीएचपी ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वीएचपी ने कहा है कि बजरंग दल पर झूठे आरोप लगाने के लिए गहलोत सरकार माफी मांगे। खास बात यह है कि जिन मुस्लिम युवकों के मारे जाने की बात कही जा रही है, उन पर गो तस्करी के आरोप से और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो गोरक्षक बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, कौन है गोरक्षक और कौन है गो तस्कर? सवाल ये भी है कि नासिर और जुनैद की गाड़ी जली या जला दी गई, और आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे का सच क्या है? क्या सोची समझी साजिश है या फिर हादसे को अब साजिश में बदलने की जुगत लगाई जा रही है? सवाल यह है कि जांच शुरू होने से पहले या जांच के बीच में ही जजमेंट कैसे दे दिए जा रहे हैं? ऐसे ही सुलगते सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ ठोकेंगे ताल। लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे पर अब तक का अपडेट। आगे से टक्कर मारी है, पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में, और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। लोहारू में जाके जिंदा जला दिया इनको, बोलेरो की पीछे पिछली सीट पे। प्रथम दृष्टा से तो ये बोलेरो जली हुई है, बीच में 2 स्केलेटन पड़े हैं, तो हम इसको हत्या ही मान रहे हैं। हत्या हुई है। उसमें उन्होंने जो एफआईआर है जिनकी प्रति हमें मिली है, उसमें ज़रूर 5 युवकों पे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। मैं उन व्यक्तियों को नहीं जानता जिनकी हत्या हुई है। मेरे को ये नहीं पता वो गो तस्करी करते थे नहीं करते, और मैं और मेरी टीम का कोई उससे वास्ता नहीं है। जो भी बजरंग दल का नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। जो मुजरिम हैं वो सारे गिरफ्तार किए जाएंगे। गिरफ्तारी कर भी ली, एक हो गई है कल रात। ये ऑर्गेनाइज तरीके से इनमें मुस्लिम हेट्रेड घुस चुकी है और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। गौरक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं। हमारी नीयत साफ है, राजस्थान सुरक्षित रहना चाहिए, अपराध मुक्त रहना चाहिए। हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है। इस तरह के लोगों को हर जगह पर इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है। बड़ा गंभीर मामला है। हरियाणा की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। कई सारे बड़े सवाल हैं। आरोप लग रहा है गोरक्षकों पर, और आरोप लगाने वालों पर, आरोप लगाने या जिन लोगों की मौत हो गई है
पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि ये किया है ये जो है गौरक्षकों ने किया है। और आरोप ये है पुलिस की तरफ से कि जुनैद का जो इतिहास है वो गो तस्करी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कौन है गौरक्षक, कौन है गो तस्कर, और सवाल ये है कि क्या जांच से पहले ही नतीजे पर पहुंच जाना। मैं कुछ स्टेटमेंट बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब के। पूरा यकीन परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, वो डिसीजन पर पहुंच गए। बीजेपी का चहेता है, चलिए ये आरोप है। हथियार कहां से आए, ये भी आरोप है। हिंदू राष्ट्र को मानने वालों ने पीड़ितों को माना, अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। और अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है जले हुए कंकालों की, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग होती है उससे बाकी चीजें मालूम पड़ती है, अभी सिर्फ आधार कार्ड मिला है, कई सारी चीजों का सत्यापित होना बाकी है। सीधे मैं अपने बड़े पैनल की तरफ रुख करूंगा। राखी राठौर, क्या इस तरह के आरोप लगाने सही है जो ओवैसी जी ने लगाए, और बीजेपी का आरोपों पर क्या कहना है? राखी राठौर जी जवाब देंगी। बीजेपी के प्रवक्ता है राजस्थान की। डीके दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, संघ के विचारक हैं। मेरे साथ राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट है SIMPBL के। और मेरे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और AIMIM की तरफ झुकाव भी रखते हैं उनके नेता। और मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और थोड़ी ही देर में फरहान साहब जो AIMIM की तरफ झुकाव रखते हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, AIMIM के नेता हैं। लेकिन राखी राठौर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ये संघ परिवार से जुड़े हुए गौरक्षक हैं? क्योंकि इनकी तो तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि गौरक्षक सेना चलाते हैं भरतपुर और आसपास के इलाकों में। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकरण के अंदर जांच से पहले किसी भी आप नतीजे पर पहुंचते हैं, कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मुख्य बात देखिए दीपक जी, इस पूरे प्रकरण में ये समझ में आती है कि जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि राजस्थान से उनका अपहरण हुआ है। आप जुनैद के बारे में भी देखें तो 4000 का इनामी बदमाश राजस्थान में खुला घूम रहा है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही, लेकिन हरियाणा से लोग आते हैं, उसे अपहरण करके ले जाते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूं कि आपको अंदाजा लगे कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस लेवल पे पहुंच चुकी है। चाहे आप SCRB की रिपोर्ट देखें, चाहे NCRB की रिपोर्ट देखें, जो आंकड़े हैं वो बहुत भयावह हैं। डकैती की जो घटनाएं वो 33% बढ़ चुकी हैं, दुष्कर्म के केसेस 12% 2021 से अगर 22 में कंपैरिजन किया जाए तो राखी जी, आप पॉलिटिकल बात करिए, आप पॉलिटिकल बात करिए। मैं बड़ा स्ट्रेट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं है? घोषित तौर पर इनके फोटो है, संघ परिवार से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन भगवान बजरंग दल है और उसी से बीजेपी जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर एक विचार रखने वाले दो अगर संस्थाएं हैं तो वो साथ काम करती है, लेकिन उसका इस केस से जुड़ाव करना, इससे कनेक्ट करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अपनी अपनी आस्था होती है, उनकी आस्था है, वो गाय को माता मानते हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं, तो उसमें गलत किया है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार होती जाती हैं तो इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है एक गलत परिपाटी को हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। विषय दीपक जी अभी भी यही है कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्रिटिकल स्थिति है, और इसीलिए ऐसा होता है कि बाहर से जो लोग हैं वो राजस्थान में आकर के एक सेफ स्पेस इसको फील करते हैं, और इसीलिए यहां पर आकर के इस तरह की कंडीशंस होती हैं। और जब भी कभी कोई अपराध होता है, एक यूनिफॉर्म आपका व्यू होना चाहिए। राजस्थान में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई, झालावाड़ के अंदर कृष्णा वाल्मीकि, अलवर के अंदर योगेश जाटव, हरीश जाटव जैसे केसेस हुए। सबके साथ एक सा व्यवहार, अपराधी को सजा दिलाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी धर्म हो। ये ध्येय के साथ में हमें काम करना चाहिए, जो राजस्थान में नहीं हो रहा है। दानिश कुरैशी साहब, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया पूरा यकीन है परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो जांच शुरू हुई है, परिवार ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, अभी ये भी कंफर्मेशन होना बाकी है कि जली हुई लाश किनकी है क्या नहीं है। इसकी एक प्रॉपर साइंटिफिक जांच होती है जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर कंकाल मिले हैं। तो क्या ओवैसी साहब का जजमेंट सुना देना सही है? क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं है? और जुनैद, ठीक है, किसी की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन राखी जी बता रही है जुनैद तो 4000 का इनामी बदमाश है, गौ तस्करी के 5 मामले हैं उस पर। सुनिए मेरी बात। देखिए दीपक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारी दिक्कत क्या है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो वो जजमेंटल हो जाना है। यही मामला अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो वो जजमेंटल हो जाना नहीं है। किसी का घर अदालत के फैसले से आने से पहले तोड़ देना जजमेंटल होना नहीं है। ओवैसी साहब का बहस स्टेटमेंट दे देना जजमेंटल होना है। लेकिन दूसरे पक्ष में मैं आपको बात बताऊं, देखिए गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह गौ लश्कर और गौ तस्कर, ये दोनों के बीच की मामला है ना, एक तरफ तो है क्रिमिनल और दूसरी तरफ ये रक्षक के नाम पर पूरे देश में
अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो गैंग बने हुए हैं, जो गुट बने हुए, जो गिरोह बने हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि इनको सुपर पुलिस बनने की ताकत कौन देता है भाई? ये सड़क पे, हाईवे पे इस तरीके से फिल्म स्टाइल में पीछा करते हैं, कभी हमला करते हैं, कभी मारते हैं, कभी मार खाते हैं। देखिए, कोई अगर 4,000 का इनामी बदमाश है या 40,000 का इनामी बदमाश है, अगर 40,000 का भी इनामी बदमाश हो तो क्या किसी को यह हक हासिल है कि उसको जिंदा जला दिया जाए? नहीं, बिल्कुल हक हासिल नहीं है, बिल्कुल हक हासिल नहीं है। लेकिन एक तरफ आप गैंग बता रहे हैं और इनामी बदमाश के लिए आपके दिल में सहानुभूति है मजहब के आधार पर। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ ना दानिश भाई? नहीं, मजहब के आधार पे क्यों, मजहब के आधार पे क्यों सहानुभूति है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार इन गौ तस्करों ने इनको मारा है। हर बार कई आपको ऐसी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हर हाईवे के ऊपर, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के ऑर्गेनाइज, पूरे देश में। आप मुझे बताइए कौन इनका संचालन कर रहा है और कैसे चल रहा है? कौन लोग हैं जो इनको ये ताकत दे देते हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सुपर पुलिस बनने की इनको जरूरत क्या है? मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास किसी भी गैर कानूनी 10 सेकंड हो दीपक जी, 10 सेकंड हो, अगर किसी भी गैर कानूनी प्रवृत्ति की अगर आपको जानकारी है तो आपका ये काम है कि प्रशासन को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। खुद सुपर पुलिस बनकर रिएक्ट करना और उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और जिस तरीके का मतलब रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है। रेडिकलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, खैर मैं इस बात पर आऊंगा कि रेडिकलाइजेशन कहां, कैसे और ग्लोबल तौर पर कहां बढ़ रहा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं सीधे डीके दुबे साहब के पास चलता हूं। डीके दुबे, ये संगीन आरोप है। संघ परिवार का आउटफुट जो गौ रक्षकों का दल है, या जिसको दानिश कुरैशी जी गैंग बता रहे हैं, गैंग यानी जो क्रिमिनल्स का होता है, वो गैंग जो है संघ परिवार ने पैदा करके रखा है और उनको सुपर पुलिस का दर्जा दे रखा है और सरकारें जो है उनको प्रोटेक्ट करती है बीजेपी की। देखिए, मुझे लगता है कि एक पार्टिकुलर समाज के लिए कोई ये नई बात नहीं है। शुरू से देश में कुछ भी घटित हो, आप आरोप संघ पर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि संघ के कार्यकर्ता या संघ के समर्थन में या संघ के विचार के जो परिवार हैं, वो देश को अपना मानकर, गौ को अपना मानकर कोई काम करते हैं। तो अब कोई व्यक्ति अपराध करना चाहता है तो सीआरपीसी में भी ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि अपराध करने से रोके और पुलिस को एक्सेस दे, पुलिस को सूचना दे। अगर कोई जगह पर ऐसा हो रहा है और भारत की जनता उस पर रिएक्ट करके प्रशासन को सचेत कर रही है और जहां प्रशासन नहीं पहुंच रहा है वहां पर वो उसको कॉन्फिस्केट करके प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से आप उसको जोड़ देंगे। और जो स्वयं में अपराधी हो उसके विषय में कोई भी अगर कमेंट्री कर रहा है, मैं ओवैसी साहब की बात करता हूं, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट घटना मालूम है। अरे साहब, एग्जैक्ट घटना किसको मालूम होती है, ये प्रश्न है। एग्जैक्ट घटना के विषय में कौन ज्यादा अच्छा बोल सकता है, ये प्रश्न है। उनको ये मालूम है किसने मारा है, उनको ये मालूम है कि कौन मरा है, उनको ये मालूम है कि कहां से गिरफ्तारी हुई, उनको ये भी मालूम है कि इनका प्रोटेक्शन कौन कौन करेगा, और उनको ये भी मालूम है कि होना क्या है। मुझे लगता है ये कंप्लीट प्लान्ड मर्डर है और इसकी जानकारी उनको है जो इसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो उन पर बनता है जो इस घटना के विषय में पूरा नरेशन तय कर रहे हैं। उनसे पूछताछ सबसे पहले होनी चाहिए कि भैया आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जिस व्यक्ति की डेड बॉडी का अभी आइडेंटिफिकेशन ना हो पाया हो, उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देना और उसके मृत्यु का किसने कर दी वो घोषित कर देना, उसका क्या क्या पीछे से कनेक्शन है ये घोषित कर देना। पुलिस तो आज तक इतनी तेज पहुंच नहीं पाती, ओवैसी साहब इतनी तेज पहुंचे हैं तो साधुवाद है उनके लिए। उनको पुलिस की मदद करनी चाहिए और सारी चीजें लाकर देनी चाहिए। ठीक है, मैं अतीक भाई के पास आऊंगा, राशिद जी के पास आऊंगा, शिवम जी भी जुड़ गए हैं, उनके पास आऊंगा। लेकिन मेरे दो सहयोगी हैं और मैं चाहूंगा सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की हमें ग्राउंड रिपोर्ट को हमको तरजीह देनी चाहिए। अमित मेरे साथ, अमित भारद्वाज भरतपुर से जुड़ गए हैं और आदित्य प्रताप भिवानी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भरतपुर से अमित के पास जाऊंगा। अमित, क्या कहते हैं परिवार के लोग, और दूसरा किस आधार पर इस आइडेंटिटी को पहचाना गया है कि भाई ये जुनैद और उसके साथी हैं, और क्या जुनैद जो है एक घोषित अपराधी है, वहां का 4000 का इनामी बदमाश जैसे आरोप बीजेपी लगा रही है?
देखिए ये यहाँ पर क्या है कि हर तरह का सच लेके दीपक जी आप भी बड़ी सेंसिटिव प्लेसेस पे जाके रिपोर्टिंग करके आए और बहुत उम्दा जो है चीज़ें निकाल के आप सामने रखी हैं आपने। इस समय उसी तरह की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। बहुत विश्वास है लोगों को कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर प्रशासन पहुँच चुका है राजस्थान। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर है, प्रशासन यहाँ पर है, कुछ नेता लोग भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों राज्यों में सरकार अलग अलग है। कोई ईगो क्लैश ना हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहुँच रहा है वो अपने तरीके का सच लेके जो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, चाहे वो हरियाणा की बात करें चाहे हम राजस्थान की बात करें। लेकिन यहाँ पर जो है रूमर्स जो है कोई बड़ी घटना, कोई विकराल घटना को रूप ना दे दे, क्योंकि आक्रोश बहुत देखा जब हम यहाँ पर आए। आपको सारी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। अभी समाज की जो है वो एक बैठक चल रही है कि जो अंतिम संस्कार है वो पहले रोक दिया था परिवार ने कि जब तक कोई अरेस्ट नहीं होता, जब तक कि आरोपी पकड़े नहीं जाते, हम जो है वो नहीं करेंगे। उसके बाद एक आरोपी के पकड़ने की इंफॉर्मेशन थी और आपको मैं दिखा दूं कि अभी समाज की जो है वो बैठक चल रही है। उसके बाद नमाज अदा करने जाएंगे और उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दो लोग आए थे, डिफरेंट उनकी जो है वो ओपिनियन थी, उसको लेकर भी थोड़ा सा हल्ला हुआ। और एक चीज़ बड़ी क्लियर है, जिस तरह से एक रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जो सीखा है हमने वो यही है कि जो आधा अधूरा सच है वो सामने ना आए, पूरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और जो है जो रूमर्स हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये रूमर्स बड़े होते हैं और एक पिक्चर क्लियर होकर सामने नहीं आती है तो एक बड़ा घटनाक्रम और हो सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर उनको बांटने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने तरीके से राजनीति जरूर कर रहे हैं। भिवानी से मेरे साथ आदित्य प्रताप जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस ने अभी तक क्या कहा है? क्या उन्होंने रिकन्फर्म कर दिया है कि ये जुनैद का ही शव है और उसके साथी का? जी बिल्कुल, अभी से लगभग 5 मिनट पहले यहाँ पर अजीत सिंह शेखावत जो भिवानी के एसपी हैं, उन्होंने जी मीडिया से बातचीत की और लंबी बातचीत की। बहुत सारे सवाल हमने उनसे पूछे। शायद वो सवाल कहीं ना कहीं आज उनको परेशान कर रहे थे, क्योंकि हमने वो सवाल पूछे जो यहाँ पे ग्रामीण पूछ रहे थे। जब यहाँ पे गाड़ी जलती है, सबसे पहले जो यहाँ पे ग्रामीण थे उन्होंने सबसे पहले ये गाड़ी देखी। और दीपक जी, थोड़ा सा समय लेके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा रास्ता जो है, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये पूरा रास्ता है, ये पूरा सन्नाटे वाला रास्ता है। और इसी रास्ते के शुरुआत में ये जो गांव है बारवास, इसी गांव के 3 गौ रक्षकों के प्रतीक स्मारक बने हुए हैं। गांव के लोग वहां पर जाकर डेली शाम को बैठते हैं, वहां पर पूजा अर्चना होती है। और ये गांव स्वयं में, मैं जब इस गांव में आया था तो यहाँ पे इस गांव में लगभग 2 से 3 गौशालाएं हैं। अधिकांश घरों के बाहर गौ के चित्र बने हुए हैं और इस गांव में ऐसा घटनाक्रम होता है। और यहां से लगभग 200 मीटर की दूरी है उस जगह की जहां पे उन गौ रक्षकों का स्मारक बना हुआ है। हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिनके पिताजी ने उनको सबसे पहले बताया था कि वहां पर लगभग 4-5 बजे का घटनाक्रम था जब उनके पिताजी यहां से निकले हैं और उनको बताया है कि यहां पे एक गाड़ी मिली थी जो जली हुई थी। मैं सीधे एक बार बात करने का प्रयास करूंगा, क्या घटनाक्रम था? आपके पिताजी ने आपको क्या बताया था? पिताजी भी साथ में ही हैं। वैसे तो सुबह 4-4:15 बजे के आसपास पिताजी घूमने के लिए जाते हैं दिल्ली, तो घूमने आए इस टाइम पर यहाँ गाड़ी जली हुई थी। वापस जाके मेरे को बताया 7 बजे के आसपास कि बेटा उधर गाड़ी जली हुई है, जो स्कूल के बच्चों की बस आती है उसको वहीं रोक देना, पीछे से घूम के चली जाएगी। तो बस के जाने के बाद मैं और मुझसे का लड़का था, 5-7 बंदे और थे। हम चलो वो देख के तो आते हैं किसने क्या कुछ जलाया है ये। फिर हम यहाँ आए तो उस टाइम के ऊपर वो पूरी राख हो चुकी थी। अंदर जाके देखा तो 2 नरकंकाल पड़े हुए थे, एक आगे की सीट के ऊपर, एक पीछे की सीट के ऊपर। फिर हमने 112 डायल किया, पुलिस वाले बुलाए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई थी। उन्होंने ऊपर प्रशासन में और बात की, दूसरा प्रशासन भी आ गया था, एफएसएल की टीम वगैरह भी आ गई थी। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे अतीक साहब के पास चलते हैं। अतीक साहब बताइए, ओवैसी साहब ने अभी तक पुलिस जो है कई सारे मामलों को लेकर जो है बहुत सारी चीजों को उसने क्लैरिफाई नहीं किया है। हो सकता है समय और जांच के साथ होंगी, लेकिन ओवैसी साहब ने जो है पूरा फैसला सुना दिया है। पहली बात उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अब हैदराबाद में बैठकर या जहां पर भी देश में हो वहां पर बैठकर वो किस तरीके से ये बता सकते हैं कि लोहारू गांव में क्या हुआ है, जबकि पुलिस को भी नहीं पता है अभी तक? जी दीपक जी, जो आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट हमको अभी बताई, अच्छा होता कि एसपी साहब का भी जो उन्होंने सवालात किए वो भी हमारे सामने होता तो और ज्यादा खुलासा इसके ऊपर हो जाता, बेहतर होता। मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी साहब ने क्या क्या कहा उसके पॉइंटर्स बना के हमें दिखा दिए जाए, दर्शकों को दिखा दिए जाए और अतीक जी को भी दिखा दिए जाए। बताइए अतीक जी। वेरी गुड।
अब देखिए कंक्लूजन तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये है या नहीं, वो नहीं, है। ओवैसी साहब ने तो हमसे कह ज्यादा दिया ना, उन्हें जानकार पूरा हैं, हमसे ज्यादा- यकीन है कि परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ये उनका स्टेटमेंट है आज का। जी, ओवैसी साहब को जो आपने बताया कि ओवैसी साहब ने ऐसा कहा कि, और मैं भी यही सोच रहा था इस डिबेट पे आने से पहले कि सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि हमको इंसाफ की, हमको गुहार लगाना ही बेकार है। ऐसे मामले के अंदर हम जानते हैं क्या होने वाला है दीपक जी, और मैं ये सलाह देना चाहूंगा अपने लोगों को और तमाम मुसलमानों को हिंदुस्तान के कि आप भूल जाओ कि आपको इंसाफ मिलेगा ऐसे मामलों में, और आप तैयार रहो इन बातों के लिए। आप अपने आप को तैयार कर लो और तैश में आने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से मारे जाओगे, काटे जाओगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी। 2019 से कैसे मारे काटे जाने के कितने इंसिडेंट हो गए अतीक भाई, मतलब ये तो एक्सट्रीम है। मैं तो आप समझता था कि आप भी जो है थोड़े से मध्यम मार्ग लेंगे, लेकिन आप तो ओवैसी से 2 कदम आगे हैं कि आप मुसलमानों को पूरे पैनल को दिखाइए, उनको कह रहे हैं कि आप मारे जाओगे। मुझे बताइए कितने इंसिडेंट हो गए 2019 के बाद। चलिए 2014 में नहीं जाते, 2019 के बाद कितने इंसिडेंट हो गए मुझे बता दीजिए। फिर मैं शिवम से भी सवाल पूछूंगा, ये भय का माहौल क्यों बना रखा है उनके समर्थकों ने? क्यों आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि 2014 से गिनती होगी या 2019? हम तो 2002 से। चलिए पिछले 1 साल में कितने इंसिडेंट हुए ये बता दीजिए ना। इस तरह के कितने इंसिडेंट हुए जहां मारे गए हैं मुसलमान? करेगा ना आप बताइए ना, एग्जाम्पल दीजिए। वो गिनती करेगा या आप गिनती करेंगे? अपवाद को ट्रेंड नहीं कहा जा सकता। आप कैसे गिनती करेंगे बताइए भाई? हम शिकायत नहीं कर रहे हैं ना, और क्या चाहिए आपको? हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कितने इंसिडेंट हुए बता दीजिए ना गिनकर। चलिए शिवम जी, माइनॉरिटीज को ठीक है, शिवम से पूछ लेते हैं। शिवम, आप पर आरोप है, आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है और उनकी सुनी भी नहीं जाएगी। अतीक साहब आरोप लगा चुके हैं। ये आप पर आरोप है, उन लोगों पर आरोप है जिनका बचाव आप टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन चैनल पर करते हैं। दीपक जी, मोदी सरकार पर आरोप है। दीपक जी, मोदी सरकार पर आरोप है, ये भी वो कह रहे हैं। अतीक जी, अतीक भाई रुक जाइए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी ये हुआ, जो भी ये घटना हुई है, मुझे लगता है इसमें से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, चीजें क्लियर हो और एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस की तरफ से भी आए कि किस तरीके से सारी चीजें हुई। वो अलग बात है कि ओवैसी साहब जो ये कह रहे हैं, ऐसे ही वो हर घटना के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दे तो बेहतर हो, देश की तमाम समस्याएं हल हो जाए। लेकिन वो मुसलमान देखते हैं पहले कौन है और फिर उसके बाद वो कॉमेंट करते हैं। खैर, डेटा अतीकुर रहमान जी, दब को आपसे उठाना है तब से उठा लीजिए। सारी चीजों में बोल रही है, प्लीज रुक जाइए ना, हर बीच में मैं तो इसीलिए नहीं चिल्लाया ताकि मैं बोल सकूं, है ना? तो सुन लीजिए पहले। आप कह रहे हैं ना भविष्यवाणी। अरे भाई सुन लीजिए। अरे दरअसल दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री दानिश कुरैशी, मेरी आवाज आपसे बहुत ज्यादा है, मैं नहीं आपसे 1 to 1 लड़ना चाहता। पहले मुझे कुछ फैक्ट्स रख लेने दीजिए, उसके बाद चिल्ला लेना। अरे उसके बाद चिल्ला लेना, रुक तो जाइए। बड़ा दर्द हो रहा है आपको आज? वो तो किसी बात पे नहीं सुनते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड, उसके बाद चिल्लाना। अतीकुर रहमान ने कहा कि डेटा हम तय करें। करिए सर, आप ही तय करिए, जिस डेट और जिस साल और जिस तारीख से करना हो करिए। मैं आपको काउ स्लॉटरिंग का एक डेटा रखता हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAQ कहती है कि इस देश में हर रोज 8,90,000 गायें काटी जाती हैं मीट के लिए। 8,90,000 गायें। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी को मार दें या आप कर दें, कानून हाथ में लें, लेकिन यह एक रियलिटी है। इस पर अगर कोई इस तरह का इवेंट हुआ है तो मुझे लगता है पुलिस सबसे पहले उसकी जांच करे, उसके बाद जो लोग हैं उनको सजा दे। लेकिन ओवैसी जी हर चीज में इस तरीके का एंगल क्यों निकाल कर ले आते हैं? अतीकुर रहमान, आपने ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करना क्यों शुरू कर दिया कि हमारा सुना नहीं जाएगा, हमारा कहा नहीं जाएगा? अरे भाई, ये ऐसा देश है कि यहां पर अगर एक मुसलमान के साथ कुछ होता है ना अखलाक, तो उसको 3-3, 4-4 करोड़ के 3-3, 4-4 फ्लैट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं और तमाम तरह की चीजें देती हैं। तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए तो लोग यूनाइटेड नेशन में भी पहुंच जाएंगे इस देश में। लेकिन जब यही चीज और यही काम आपके हैदराबाद में हो रहा था, नुपुर के केस में समर्थन में नारे लग रहे थे सरतन से जुदा के, तो 8 लोग पकड़े गए थे AIMIM के, उनमें से एक उनका जिलाध्यक्ष भी था। जब रात को वो थाने से निकले तो असदुद्दीन ओवैसी फोन करके पूछ रहे थे, घर पहुंच गए ना, कोई दिक्कत तो हुई ना, चले जाइए, चलिए वापस चले जाइए। ये दो तरफा खेल क्यों खेलते हैं? यहां इस पैनल में बैठा हुआ कोई साथ नहीं है। अगर ये साबित होता है कि जो ये हुआ है, जो ये हत्याएं हुई है या जो भी हुआ है, अगर पुलिस कहती है कि हाँ ये इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों को आगे गिरफ्तार किया जाएगा या किया गया,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पैनल पर कोई साथ नहीं है। लेकिन आप ये मुसलमान देखते ही साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? रुक जाइए भाई, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये पुलिस, ये कोर्ट इसीलिए बनाए हैं कि आप जैसे लोग जज ना बन जाएं तुरंत। ठीक है, मैं सीधे राशिद शरीफ साहब के पास चलता हूं। राशिद शरीफ जी, चूंकि मारे गए लोग मुसलमान हैं, इसलिए कोई भी नैरेटिव बना दिया जाए, मोदी सरकार के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए, आरएसएस के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप शिवम त्यागी लगा रहे कि भाई अगर भविष्यवाणी करनी है तो घटना से पहले असदुद्दीन ओवैसी कर दे ना, तो घटनाएं रोकी जा सके, दुर्घटनाएं रोकी जा सके। दीपक जी नहीं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, किसी को बुरा भी बोलना नहीं है, और ऐसी है तो जलाते जाओ, मारते जाओ, काटते जाओ, रेप करते जाओ, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ते जाओ। बहरहाल हमको नहीं बोलना है कुछ। हरियाणा में उठा के नासिर जुनैद को जला दिया जाओ, आज तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार आपको है। आदमी मर गया, आदमी जल गया, पूरे बैठ के बात कर रहे, रिपोर्ट आने दो। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बोल रहे, पहले क्यों बोल रहे, ऐसा क्यों कर रहे? अरे साहब मर जाने दो, जल जाने दो। गौरक्षक को गवर्नमेंट चलाने दो, हट जा गवर्नमेंट, पुलिस हट जाओ वहां से, छोड़ो लोगों को मनमानी करने के लिए। इंसानियत को खत्म करो। जितने बैठे हुए हैं वहां पे शर्माना, 2 आदमी मर गए, 2 आदमी जल गए, उनकी फैमिली खत्म हो गई। अरे उन्हें अपराधी था, पूरे अपराधियों को खत्म करो। शिवम कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 आदमी जल गए, उनके परिवार खत्म हो गए, और आप यहाँ इल्जाम तराशी कर रहे हैं और डाटा दे रहे हैं। राशिद साहब की बात सही है, मैं उनके तर्क से सहमत हूँ, जवाब दीजिए आप। अच्छा, इनका तर्क दीपक जी, इनका तर्क कब चला, इनका तर्क कहां चला गया था? जब आधा दर्जन लोग नुपुर के मामले में हुए थे, तब ये इतना चिल्ला कर क्यों नहीं बोले? मैं तो नहीं कह रहा हूं मैं किसी के साथ हूं, लेकिन जब आधा दर्जन लोगों की गर्दन काट दी गई थी नुपुर के केस में, तो तब ये कहां थे? तब इनको दर्द नहीं था? बताइए, इनको दर्द था कि नहीं था? जब राजस्थान में 2 बच्चों के बाप का, जब वो नाप ले रहा था किसी के गले का, उन्होंने आके फरसे से गला काट दिया था, तब ये कहां थे? बताइए। जब यही मामला उमेश कोल्ले के साथ हुआ महाराष्ट्र में, तब ये कहां थे? तब इनको दर्द नहीं हुआ? उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। ले लो, सब खत्म करो। गौरक्षक वालों को पूरा चांस दो। नहीं तो इन सरतन से जुदा वालों को दे दें, इन सरतन से जुदा वालों को दे दें पूरा चांस। ये लाखों लाख की भीड़ जो सड़कों पर आकर हुड़दंग करती है, उनको दे दें चांस। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। अच्छा, तो ये आप मैं इसको धमकी समझूं या कुछ और? मैं इसको धमकी समझूं? नहीं, मैं इसको धमकी समझूं कि हमारे साथ भी यही होने वाला है, यहां भी गला काटेंगे क्या? अरे इंसान को इंसान जला देता है, और जो इंसान का गला काट रहा है उसका क्या? अरे जो सजा राशिद जी, हुकूमत है, जो सजा। हाँ, तो जो सजा यहां पर भी बनेगी वो मिलेगी। अब जबरदस्ती आपके कहने से तो नहीं हो सकता ना, शरिया तो नहीं चल सकता कि आपके कहने से सीधा सजा दे दो, ना कानून देखे, ना पुलिस जांच करे, ना पोस्टमार्टम हो, ना कोर्ट सजा दे सीधा, क्योंकि वो गोरक्षक है तो उठाकर सजा दे दो। होने दीजिए ना, होने दीजिए। वो रियाज नाम का व्यक्ति जिसने गला काटा था वो भी जेल में ही है अभी, फांसी नहीं चढ़ाया उसको सरकार ने। कानून के तहत काम करेगा, आपके कहने के हिसाब से नहीं। डिबेट कर रहे हैं, आदमी जल गया, मर गया, उसमें डिबेट कर रहे हैं। उधर जो लोग गला कटा उनका क्या? वो जो 8,90,000 गाय रोज काटी जाती हैं उनका क्या? उनके लिए भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको अगर कानून पे तुमको भरोसा नहीं है तो उसको मार डालो। नहीं, हमें तो कानून पे पूरा भरोसा है, आपको भरोसा नहीं है। आधा दर्जन गले काटने के बाद भी हमें कानून पर भरोसा है कि जो लोग जेल में हैं दरिंदे, वो कभी ना कभी फांसी चढ़ेंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। आप चाहते हैं कि उनको आज ही फांसी चढ़ा दो। अब ऐसा कैसे करते हैं? ये शरिया तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है। अखलाक के केस में क्या करे, जुनैद के केस में क्या करे, किसको सजा हुई? नहीं तो बताइए ना, मैं भी तो पूछ रहा हूँ। जो आधा दर्जन गले कटे उन केसेस में क्या हुआ? भाई जेल में है लोग, जेल में है लोग। ये आपका कानून नहीं चलेगा, यहाँ शरिया नहीं चलता, ये लोकतंत्र है, यहाँ अदालतें हैं, यहाँ पुलिस है, वो करेंगे काम। 1 मिनट, मैं दोनों को रोकता हूँ। शिवम, राशिद भाई, राशिद जी और शिवम, मैं दोनों को रोकता हूं। मैं इस बहस को थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर ले जाता हूं। एक स्टेप फर्दर मैं इसलिए ले जाता हूं कि ओवैसी साहब अगर सर तन से जुदा वालों के लिए इतना कड़ा स्टैंड लेते जो उन्होंने आज लिया है, तो क्या देश में इस तरह की हरकतें होती? अतीकुर रहमान साहब जवाब दीजिए मुझे जरा। नहीं दीपक जी, ये जो इकोसिस्टम चल रहा है संघ का, क्या इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली जाए?
मैं कह रहा हूं कि हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए ना, सर से भी नहीं सर कर रहे तन से जुदा वालों का जो हैं। इकोसिस्टम चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं राखी से पूछूंगा कि संघ का क्या इकोसिस्टम है, मेरा सीधा सवाल होगा। शिवम से भी, राखी से भी और डीके दुबे साहब से भी, वो संघ से ही जुड़े हैं डीके दुबे साहब। दीपक जी उसी तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मेरे पास एक पेंडोरा बॉक्स है। मैं 2 केस निकालूंगा, शिवम जी 4 केस निकालेंगे, मैं 6 निकालूंगा, वो 10 निकालेंगे। ये आग कब बुझेगी? ये आग कब बुझेगी? सवाल ये लगाता कौन है? जिम्मेदारी जनता ने किस सरकार को चुन के दी है? आखिर इस सब मामले के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आप कानून बनाइए लिंचिंग पर, तो सरकार क्यों पीछे हट गई? ये लिंचिंग नहीं है, ये क्राइम है, हत्या है, जला के मारने की बात है। और मुझे बताइए कानून क्यों बने? मुझे ये एक बात बताइए, पालघर में जिन साधुओं को मार दिया गया उनके बारे में क्या? अतीक भाई बहुत सारी चीजें हैं। अरे मैंने ये आपके हिसाब से मुसलमान ही क्यों विक्टिम है इस देश में? बहुत सारी चीजें हैं। अरे वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कब तक के ये हम अपने झोले में से कबूतर निकालते रहेंगे? आप 4, मैं 6 और 10। आखिर लेजिस्लेचर्स को जनता ने चुना क्यों है? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएस क्यों बैठे हैं? ये चर्चाएं ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर्स क्यों नहीं होती हैं? क्यों नहीं थमती है ये सब चीजें? गैर जिम्मेदार बयानात पॉलिटिकल पार्टी से क्यों आते हैं? ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए सब, अतीक भाई माफ कीजिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं चाहूंगा इस पे फोन भी मिल जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर बम की खबर है। बम मिला नहीं है, बम की खबर है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये 5 कालिदास मार्ग है। आसपास की जगहों में भी छानबीन जारी है। हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 कालिदास मार्ग को काफी खूबसूरत बना दिया गया है। वहां पर ये 5 कालिदास मार्ग की तस्वीरें हैं जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल निवास है। देखिए अयोध्या का वहां पर पोस्टर लगा हुआ है, अयोध्या। और ये 5KD की तरफ एंट्री है जहां से घुसा जाता है। यहाँ पे तमाम बैरिकेड लगे होते हैं। अगर सीएम से अपॉइंटमेंट नहीं है तो कोई फिर उसके बाद अंदर नहीं जा सकता। ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि इस तरह की जो कॉल्स होती हैं वो होक्स निकलती हैं, यानी इसके पीछे किसी शरारती बंदे का हाथ होता है। असल में वहां पर जो स्थिति है वो 90 से 95% मामलों में ये निकलता है कि वहां पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं वहां पर भी ऐसा हो और किसी को भी किसी भी तरह की हानि ना हो। तो लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की खबर है। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। 5 कालिदास मार्ग ये मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंस है और इसके अंदर एक ऑफिस भी है जिसके अंदर वो लगातार काम करते हैं। सभी मुख्यमंत्री इसी घर में रहते थे 5 कालिदास मार्ग में। अखिलेश यादव भी 5KD में रहा करते थे। तो लखनऊ मौके पर यह बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। जल्दी ही फिर बहस की तरफ चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे ही सुरक्षा के उनके ऊपर कई गंभीर खतरे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर इसीलिए जो हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा होती है वो योगी आदित्यनाथ को मिली हुई है और वैसी ही सुरक्षा मुख्यमंत्री आवास की है। जब तक वहां पर किसी का अपॉइंटमेंट न हो आप 5 कालिदास मार्ग की तरफ या कालिदास मार्ग की तरफ एंट्री नहीं कर सकते। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मयूर, कैसे मिली खबर, किस आधार पर बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा है? क्या फोन आया था, मेल आया था? मयूर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। मयूर बताइए कैसे जानकारी मिली और अभी क्या एहतियात के लिए कदम उठाए गए हैं? देखिए, एलआईयू की टीम ने जो बम निरोधक दस्ता पहुंचा था और जो अधिकारी तमाम वहां पे पहुंचे थे, जब वो वहां से बाहर निकले तो उनसे पूछताछ में पता चला कि दिल्ली मुख्यालय में किसी ने ये फर्जी खबर दी थी कि लखनऊ के 5KD जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर किसी तरीके का बम रखा हुआ है। तो बम निरोधक दस्ता वहां पे पहुंचता है, पूरी
जांच पड़ताल होती है, तमाम अधिकारी वहां पे आनंद फानन में पहुंचते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है यहाँ पर किसी तरीके का कोई बम नहीं था। दिल्ली मुख्यालय में ये फर्जी खबर देकर यहाँ जो है परेशान करने की सिर्फ कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल वहाँ पर सुरक्षा जो है सीएम आवास के आसपास तो बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात है और पूरे एरिए की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है कि किसी तरीके की कोई भी जो भी वहाँ पर मामला पूरा सामने आया, जिस तरीके से कोई भी वहाँ पर कमी न रह जाए, तो पूरी जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। लेकिन बम की जो खबर थी वो फिलहाल फर्जी बताई जा रही है। फर्जी खबर थी, मैंने कहा 90 से 95% केसेस फर्जी होते हैं। जो इस तरह की फोन आती है, जानकारी मिलती है, लेटर लिखे जाते हैं, कोई शरारती तत्व तो इस तरह की हरकतें करते हैं। और सीधे हम वापस कौन गौरक्षक कौन गौ तस्कर इस बहस पर जाएंगे। और बहस से पहले अतीकुर रहमान साहब बता रहे थे, राखी जी मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यह संघ का इकोसिस्टम क्या है? मुसलमानों को परेशान करना और अपने वोट बैंक को 80 करना, 20 को अलग कर देना? दीपक जी, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बात हमें करने की आवश्यकता, और हमारे पैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है वो रुकनी चाहिए। रुकेंगी तब जब हम लोग एक ही एटीट्यूड रखेंगे, अपराधी को किसी जात किसी समाज के हिसाब से ना जोड़ा जाए और एक स्टेटमेंट एक व्यू रखा जाए। आप देखिए ओवैसी जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पूरा एक क्राइम है। जब एक इनामी बदमाश राजस्थान के अंदर आराम से घूम रहा है, बाहर से आके लोग उनको लेके जाते हैं, तो क्या पुलिस पे सवाल नहीं उठते हैं? अभी दानिश जी कह रहे थे बीजेपी वाले, राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, यहां पर आया, यहीं पे एफआईआर दर्ज हुई है जैसा कि बताया जा रहा है आरोप के अंदर। तो इस तरह की जब बातचीत हो रही है तो एक यूनिफॉर्म रखिए। आप इस तरह से सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि किसी के लिए तो हमने कुछ कहा, किसी के लिए हमने कुछ कहा। इस तरह की बात ना करें। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, एक पूरी तौर पे एक क्रिमिनल केस है ये, इसके अंदर जो आपराधिक गतिविधि है, मुझे लगता है सभी लोग इसे कंडेम करेंगे और उसमें सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि क्या इसके अंदर कौन इन्वॉल्व था। उससे पहले रिजल्ट पे आके कंक्लूड करना और इस तरह की समाज के अंदर इस तरह की द्वेषता फैलाना, दीपक जी मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हर सरकार के लिए जरूरी है, राजस्थान के लिए तो स्पेशली। मैं राजस्थान को बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि राजस्थान के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो ही चुकी है। यहाँ पर जो पुलिस का ध्येय वाक्य था कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब यहाँ पे अपराधियों में विश्वास है और आमजन में डर है, क्योंकि लगातार एक्सटॉर्शन के लिए यहाँ के उद्योगपतियों को कॉल्स आते हैं, लगातार यहाँ पे गैंग वॉर होती है, बाहर से आए हुए बहुत सारे गैंग्स यहाँ पे सक्रिय है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है जिसमें राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को भी हमें टेकअप करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रदेश था उसका इतिहास ऐसा नहीं रहा। राजस्थान हमेशा एक शांत प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला प्रदेश रहा, लेकिन लचर कानून व्यवस्था की वजह से यहाँ का सुकून छिनता जा रहा है और राजस्थान की पहचान एक गैंगस्तान के रूप में होती जा रही है। लगातार फिर पॉलिटिकल आरोप लगा रही है। मैं बात कर रहा हूँ संघ के इकोसिस्टम पर। क्या मुसलमानों के लिए नफरत फैलाना संघ का इकोसिस्टम है जो आरोप दानिश राशिद और अतीकुर रहमान जी लगा रहे हैं? बनाएंगे तो गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं दीपक जी। प्रॉब्लम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की है। आप देखिए, अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी 3 घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अगर पुलिस पकड़ के नहीं ला पाती है उनको, कहीं पे बैरिकेड नहीं लगाया जाता, कहीं पे कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या सवाल नहीं उठते हैं राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? चलिए मैं आगे चलता हूँ। दानिश जी मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आप भी मेवात के इलाके से बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। मेवात में पॉपुलेशन किस तरीके की है, किस तरह का वहां पर सोशल इक्विलिब्रियम है? और आप जानते हैं मेवात के कई इलाके ऐसे हैं, भरतपुर जिले के ले लीजिए, हरियाणा के ले लीजिए, नूहू के ले लीजिए, वहां तो पुलिस भी नहीं घुस पाती उन गांव में। मानते हैं ना इस बात को? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं राखी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ना आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? मेवात के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी नहीं जा पाती, इस तरह का राज चलता है वहां पर। तो ये नहीं तो ये फिर हरियाणा सरकार की नाकामी है। इस पे तो भारतीय जनता पार्टी जवाब मना कर रहा हूं कि क्यों आज सुनिए, आजादी के इतने सालों के बाद भी ये अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की भी रिपीटेड सरकार है, अगर ये इस सिचुएशन में भी पुलिस भी नहीं जा पा रही है, तो आप बताइए कि क्या हालात है प्रदेश के? आप भी मान रहे हैं ना ये? आप भी मान रहे हैं ना ये? सॉरी, आप भी मान रहे हैं ना कि मेवात के हालात हैं? दीपक जी, मैं और क्यों नहीं जा पाती है भी बता दीजिए। राखी जी बोल रहे थे, सुन रहा था, अब सुन लीजिए मुझे। देखिए उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वहां कांग्रेस की सरकार है। राखी जी, ये वही कांग्रेस है
जिसके शासनकाल में संघ परिवार पलपोस के बड़ा हुआ है। इसलिए ये समझना कि कांग्रेस कुछ अलग है, मुझे लगता है कि अब इस देश के मुसलमानों को ये बेवकूफ बनाना कांग्रेस छोड़ दे, और कहीं ना कहीं आप भी छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं आप भी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है वो 1980 के दशक के बाद का है, लेकिन 1980 के दशक के बाद जिस तरीके से वो नेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश हुई है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन का नहीं पता दुनिया को। इस देश के मुसलमानों को जो कुछ अगर मिला कांग्रेस से, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अलावा क्या मिला बताइए तो आप, क्या स्पेसिफिक मिला है? ना फिर पॉलिटिकल बात हो गई। मैं ये कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे बिल्कुल पॉलिटिकल बात हो गई, बिल्कुल पॉलिटिकल बात हो गई। जुनैद, जिसके ऊपर गौ तस्करी के आरोप है, 5 केसेस हैं, ये जो मोनू जिसका नाम है, जिसके ऊपर आसुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उनके भी ऊपर आरोप है कि वो गौ रक्षकों के नाम पर आतंक फैलाते हैं। दोनों पक्षों पर आरोप है। अब मोनू के आरोपों को तो आप तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जुनैद के बारे में आप लोग खामोश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक जी। देखिए मैं आपको बताऊं, सुनिए, चाहे किसी पर भी आरोप हो, मोनू पर आरोप हो, चाहे जुनैद पर आरोप हो, उनको प्रोसिक्यूट कौन करेगा? क्या बजरंग दल करेगा, गौरक्षा का दल करेगा, या और कोई नेता करेंगे? नहीं, ये काम तो प्रशासन का ही है ना। तो प्रशासन से ऊपर उठ के जब सुपर पुलिस को जिंदा जला दिया जाता है, मैं ये कहता हूं कि क्या आज तक किसी अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया कि इसे 6 महीने की सजा देने के बाद जिंदा जला दो? नहीं, क्योंकि वो अदालत का काम है भाई। अदालत अपने तरीके से, अपने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाएगी, और उसके पहले इस तरीके की हत्या को अंजाम देना, चाहे मैं कहता हूं कि जुनैद की जगह और भी किसी के साथ ये घटना घटी होती, तो परिस्थिति का निर्माण, कानून को अपना काम करना देने की जरूरत है। दूसरे नंबर की बात, ये बोलिए हरियाणा पुलिस जो है जिस तरीके से निष्क्रिय नजर आई और हाहाकार बचा, उसके बाद अब आप देखिए, आप बता रहे हैं कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब आप बताइए, मतलब इस तरीके का प्रेशर अगर बनता है कि नहीं, अगर गिरफ्तारियां नहीं होगी तो हम इसकी तफीनियत नहीं करेंगे, तब जाके गिरफ्तारी। दुबे जी के पास में चलता हूं। दुबे जी, संघ जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। तीक जी तो उससे एक कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि सब मुसलमानों को मार दो, वो यहां तक पहुंच गए, और इसी भाव के साथ उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में जो है अपनी प्रतिक्रिया हमें दी। क्या आरएसएस ऐसा करता है, बता दीजिए, या संघ परिवार ऐसा करता है? देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी के लगातार बयान आ रहे हैं, और उन बयान समान पूर्वजों की संतानें हैं। आप भी हिंदू हैं, आपका मजहब, पूजा पद्धति बदल सकती है, लेकिन आप भी इस देश के नागरिक हैं, और हम सभी इस देश के नागरिक हैं, समान पूर्वजों की संतान। ये लाइन संघ की है। अब इस लाइन के विरोध में ये जाते हैं, या इनकी वो लाइन नहीं है, तो इनको बोलना चाहिए कि हमारी लाइन नहीं है, और आप जो बोल रहे हो समान पूर्वजों की संतान है, वो इनको स्वीकार नहीं है। इनको सिर्फ ये स्वीकार है कि अरेबियन कंट्री के कहीं बीजारोपण है, और वहां से यहाँ पर ये उन्हीं को मानते हैं। भारत की भाषा नहीं मानते, भारत के सिस्टम को नहीं मानते, भारत के जो संस्कार संस्कृति है उसको नहीं मानते। ये बात अगर ये ऐसा कह रहे हैं संघ के लिए, तो मुझे लगता है कि इनका ये विचार है। दूसरी बात, एक दीपक जी, इसमें ध्यान देने की बात है कि ये जो गाड़ी आई है ना, इस गाड़ी में अगली सीट पर एक व्यक्ति है और पिछली सीट पर एक व्यक्ति है। और ऐसा कब होता है कि एक व्यक्ति अगली सीट पर हो, एक व्यक्ति पिछली सीट पर हो? क्योंकि अगर 2 लोग ही निकले होते तो फिर दोनों आगे की सीट पर होते, और अगली सीट वाला अगर गायब है तो ये तो तय बात है कि कोई ना कोई बिल्कुल ऐसा व्यक्ति वहां पर था जो इनकी जानकारी का था, नहीं तो रास्ते में बवाल हो जाता, पीछे व्यक्ति जो बैठा है वो आगे वाले को रोकता। लेकिन आगे का व्यक्ति अगर गायब है और ड्राइवर की सीट पर ये बैठा हुआ है जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, तो फिर निश्चित है कि जो साथ में बैठा व्यक्ति था वो इनके ग्रुप, और अगर इनके ग्रुप का ही कोई व्यक्ति था तो प्रश्न क्यों घुमाया जा रहा है और क्यों दूसरी दिशा में भटकाया जा रहा है? मुझे लगता है इस जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस दिशा पर हम सबको विचार करना चाहिए। और ओवैसी जी जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट देने से पहले इन फैक्ट्स को, जो वहां मौके मौजूद था, मौके वारदात पर था, वो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम राजस्थान से उसको देख रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी? अगर कोई व्यक्ति वहां उठाया गया या लोगों का आरोप है तो जो रिपोर्ट गई, या पुलिस को एफआईआर करी गई, या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी? जो व्यक्ति हरियाणा तक पहुंच गया, और हरियाणा में जाते समय क्या रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई हिंड्रेंस नहीं आया? अगली वाली सीट का व्यक्ति गायब है, पिछली वाली सीट का व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है,
आगे ड्राइवर की सीट का मरा पड़ा हुआ। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है करने चाहिए। आरएसएस पर इल्जाम लगाने के बजाय घटना स्थल पर घटना के जो सबूत हैं उन सबूतों के आधार पर चाहे कोई भी हो, ABCD भारत का नागरिक या विदेशी, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ये हमारा संकल्प करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दोषारोपण करने में अपनी एनर्जी को व्यस्त करना चाहिए। ठीक है, दोषारोपण, अपवाद को जो है ट्रेंड बनाना, अतीकुर रहमान साहब कब बंद होगा? अपवादों को ट्रेंड बनाना कब बंद होगा? 2-3 इंसिडेंट 140 करोड़ के देश में होते हैं और पूरा एक इकोसिस्टम चिल्लाने लगता है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया घुमा होती भाई, मैंने दुनिया के हर हिस्से से रिपोर्टिंग करी है। आप लंदन ले लीजिए, मॉस्को ले लीजिए, बीजिंग ले लीजिए, आप कोई भी जगह बता दीजिए। जितने मुसलमानों के 72 फिरके होते हैं, 72 फिरके सिर्फ एक ही देश में चैन से रहते हैं, वो हिंदुस्तान है। वरना शिया सुन्नी को मार देगा, वरना अहमदिया को आप इस्लाम नहीं मानेंगे, उनकी मस्जिदें जलाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो इस्लामिक देश है ना। क्या है ऐसा कि 72 के 72 फिरके हिंदुस्तान में रह पाते हैं? और दूसरी तरफ आप लोगों का नैरेटिव कि नहीं, मुसलमानों को तो प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस बात को उजागर करना बहुत जरूरी है बार बार कि भाई हिंदुस्तान से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इस्लाम कहीं नहीं है। हम दोहराते हैं बार बार इसको, लेकिन क्या ये लाइसेंस है कि किसी को भी मार दिया जाए? अलबत्ता हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा इसको सेंसिबिलिटी लाके देखते हैं इसके अंदर। दीपक जी, हम जब कभी ऐसे मामलात होते हैं, हम एक मानसिकता की बात करते हैं। पिछले महीने एक रिपोर्ट हुआ था न्यूज़पेपर्स के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने सजा देते हुए एक मुसलमान को गौ रक्षा के नाम पर गुण गिना दिए अपने जजमेंट में। किस बात के गुण गिना दिए? कि गाय कितना इंसानियत के लिए बेहतर है, गौमूत्र कितनी अच्छी चीज है, काऊ डंग कितनी बेहतर चीज है इंसानियत के लिए, और तमाम ये चीजों की लिस्ट बनाकर उसको मुसलमान को कन्विक्ट कर दिया गया कि भाई इसने गौ हत्या की है। अब देखिए ये है मानसिकता। लाखों जज होंगे भारत के अंदर, एक जज ने जजमेंट लिखा, आपने इसको बना दिया, ये नैरेटिव है। गजब है अतीक भाई, आप जैसा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी ये कहे कि एक अपवाद है कहीं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, जज की बातें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। एक अपवाद उसने आपको बता दिया कि यही देश की पहचान होना चाहिए। मैं जब लेट 90s में लंदन और कार्डिफ में पढ़ रहा था, तब मैं अखबारों में यही पढ़ता था कि भारत जो है सांप और सपेरों का देश है। और अब छवि हम ये बना रहे हैं कि यहाँ पे तो माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इतने खुश मुसलमान पाकिस्तान में भी नहीं जितने हिंदुस्तान में। शिवम त्यागी क्या कहेंगे, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि ये कहा गया कि राजस्थान की पुलिस क्या कर रही थी। मैं तो राखी जी से और डीके दुबे जी से यही कहना चाहता हूं, पुलिस के पास बहुत काम है राजस्थान की, छोड़ दीजिए। अपने विधायकों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके फोन टैप करने पड़ते हैं, उनको कभी कभी गिरफ्तार करना पड़ता है। ले दे के जितने महीने की सरकार है, अब उसको तो चलाने के लिए पुलिस को काम करना पड़ता है ना। अपनी सुरक्षा आप खुद करिए। देखिए, अगर आप नहीं कर सकते तो जिम्मेदार आप है। जो मुख्यमंत्री 8-8 मिनट तक पॉलिटिकल बात पे ना आए, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान सरकार के लिए जवाब देने को कोई नहीं जा रहा। पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं जा रहा। दूसरी बात आप आइए ना, जो नैरेटिव बार-बार बताने की कोशिश की जाती है। अब अतीकुर रहमान ने कहा कि क्या ये बार-बार बात को दोहराना जरूरी है, या जरूरी है कि मुसलमान यहाँ सबसे ज्यादा हैं इंडोनेशिया के बाद और खुश हैं। हाँ सर, इस बात को दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बात स्टैब्लिश करती है कि इस देश में चाहे वो गौ माता के नाम पर, चाहे किसी और चीज पर, ना तो मुसलमान को पैटर्न में डराया जाता है या मारा जाता है। अपवाद केस अगर है तो बात अलग है, वरना सर्टिफिकेट ऐसा होता है। और सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूं आपको, सर्टिफिकेट आपकी बढ़ती पॉपुलेशन खुद दे रही है। आप खुश हैं इसलिए हैं। अब मैं दीपक जी की बात पर आता हूं। दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये क्रिश्चियन के साथ है तो क्रिश्चियन से लड़ेंगे, ज्यूज के साथ है तो ज्यूज से लड़ेंगे, हिंदुओं के साथ है तो हिंदुओं से लड़ेंगे। सिर्फ अकेले हैं और कोई है ही नहीं तो आपस में लड़ेंगे, ये तो रियलिटी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में आप, मैं और सब सुरक्षित हैं। अगर कुछ ऐसे केसेस हैं यहां पर होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला होता है तो जरूर उसको उसी तरीके से निपटा जाएगा, बशर्ते हम शरिया में रहते नहीं है। उसका एक प्रोसेस है। अब चाहे वो आपकी तरफ से हो, मेरी तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, कानून अपना काम करेगा। और रही बात आपके काऊ डंग, गौमूत्र
और गौ माता की, तो ये तो रियलिटी है। अब अगर उसके फायदे हैं तो हैं, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर सब लोग इस बात को मानते, आप नहीं मानते, मसला अलग है। ठीक है, मैं सीधे दानिश जी के पास जाता हूं। दानिश जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा यहां पर मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, असद भाई ने भी ये बात कही, आपने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, बिल्कुल, चलिए मैं तर्क के तौर पर आपकी सारी बातें मान लूं, लेकिन कुछ ऐसे देश, अफगानिस्तान में काबुल में जब तालिबान की सरकार आई तो जहाज पे लटककर नीचे गिरकर मरने वाले कई मुसलमान थे, वहां पे तो बीजेपी और आरएसएस नहीं थी ना, वहां पे क्या हुआ ये मुझे समझा दीजिए। दीपक जी, मैं बताऊं आपको। देखिए दिक्कत क्या है कि अभी आपने भी सवाल किया, शिवम भाई ने भी सवाल किया कि वहां वो है, वहां वो है। देखिए इस देश में अगर शांति खुशहाली जो है वो यहाँ के बसे हुए मुसलमानों के हिस्से से है, उनके कंट्रीब्यूशन से है। अगर कहीं कोई विवाद है, याद रखिएगा सबसे पहले जिस पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना अभी शिवम भाई, मैं बता दूं, उसी पाकिस्तान को डिनाई करके यहाँ 3-3, 4-4 पैनलिस्ट जो मुसलमान बैठे, ये वही लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने इसका वो कर दिया, नकार दिया, और हम हिंदुस्तान में। तो सवाल ये है कि सबको अपने हिस्से की शांति, ईमानदारी रखनी चाहिए और रखनी ही पड़ेगी। ये जिम्मेदारी भी हमारी, मॉरल ड्यूटी भी है, और ये कानूनन लागू भी होनी चाहिए सबके ऊपर। दूसरे नंबर की बात, हम हमेशा कंपैरेटिव चले जाते हैं पाकिस्तान के साथ। दीपक भाई ये बता दीजिए कि क्या हम अपने मुल्क का कंपैरिजन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन मुल्कों से करेंगे? हमारा देश आज विश्व में महासत्ता के आधार पर उभरने की कगार पे है, और हम क्या कर रहे हैं? तो चलिए इसके लिए मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, बीजेपी की तारीफ कर दीजिए, आरएसएस की तारीफ कर दीजिए। आप मान रहे हैं इस फैक्ट को, तो इसके लिए तारीफ भी कर दीजिए ना सरकार की। अरे दानिश भाई आप मान रहे ना इस बात को कि हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान से कंपेरिजन नहीं है, तो इस बात के लिए सरकार की तारीफ भी कर दीजिए थोड़ी सी। तोड़ने की कोशिश कर रही हैं तो उनके साथ आपको यूनाइटेड होकर लड़ना पड़ेगा। दीपक जी को भी, अतीक भाई को भी, शिवम भाई को भी, राखी जी को भी, सबको भी। चलिए मैं आप ही की आवाज बनके सीधे डीके दुबे जी से सवाल लेता हूं, आप ही की आवाज बनके डीके दुबे जी से सवाल लेता हूं। डीके दुबे जी, ये नैरेटिव जब से संघ बना तब से लेकर आज तक चल रहा है कि संघ और उससे जुड़े हुए संगठन मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, इस्लाम और बाकी धर्मों के खिलाफ है। क्या संघ जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है दुनिया के लेवल पे, वो इस नैरेटिव को या ये जो कहा जाता है इसको तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता, जब आज सत्ता में भी है और 9 साल हो गए और 10वें साल वो चुनाव में जाने वाला है? अरे भाई, उसको तो तब तोड़ने की कोई कोशिश करे जब किसी ने अपराध किया हो या किसी ने गलत सोचा हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का ही आशीर्वाद से संगठन चलता है और पूरे देश के मुसलमानों को आह्वान करता है और सभी को कहता है कि हम समान पूर्वजों की संतान है, ये तुम्हारी मातृभूमि भी है, हमारी मातृभूमि भी है, और मादरे बदन या भारत माता की सेवा करने का अधिकार हम सभी को है। तो उसमें समस्या क्या है? अब ये कहना वहां पर क्या शुरू करेंगे? ये कहना शुरू करते साहब हमारे यहाँ तो इबादत ही नहीं होती, आप भारत माता का कॉन्सेप्ट लिया है। हम कहेंगे कि ये हिंदुस्तान। डीके जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बार बार जा रही है, अपना ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करेंगे डीके दुबे जी? माफ कीजिएगा, डीके जी की आवाज नहीं आ रही। शिवम आप क्या कहेंगे? मेरा बड़ा दो टूक सवाल था और मैंने वही शब्द पूछे। दानिश भाई ठीक पूछा ना मैंने शिवम से? मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। डीके जी आपकी आवाज चली गई थी, कंप्लीट करिए आपकी अपनी बात को। आपकी आवाज चली गई थी, माफी चाहूंगा। ठीक है, नहीं आ रहा डीके दुबे जी का ऑडियो, शिवम से वही सवाल लेते हैं जो दानिश जी का कंसर्न है। वही सवाल का जवाब मैं आगे देता हूं। दीपक जी, आप जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री की पृष्ठभूमि क्या रही है? प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री होने से पहले वो कौन थे? संघ से ही ताल्लुक रखते हैं पूरे तरीके से, वहीं से शिक्षा दीक्षा ली है। आज इस देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम बच्चियों के लिए 3 करोड़ बच्चियों के लिए अलग से जो प्रावधान करते हैं सब्सिडी का पढ़ाई के लिए, अगर वो मुसलमान से नफरत करते तो एक संघ वाला व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री ऐसा करता क्या? अगर वो मुस्लिमों से नफरत करते तो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक की जो प्रथा है वो उसको खत्म करते क्या? अगर वो मुस्लिमों से नफरत करते तो इस देश में सोशल वेलफेयर की जितनी टोटल स्कीमें हैं उसका 31-32% का जो शेयर है वो अकेला मुस्लिमों पे है, चाहे वो टॉयलेट्स का मसला हो, चाहे वो घरों का मसला हो, चाहे वो राशन का मसला हो। अगर एक आदमी या फिर एक संगठन एक धर्म से इतनी नफरत करता है तो वो उनके बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए इतने काम क्यों करता है? वो नहीं करता, वो कहता मैं तो इनसे नफरत करता हूं, छोड़ दीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जिन लोगों की पैदाइश और जिन लोगों की पॉलिटिक्स से फिर हिंदू मुस्लिम पे चलती है, या जिस पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, अब अगर उनसे मुस्लिमों को डर दिखाकर वो एजेंडा ही छीन लेंगे
तो फिर तो उनको दिक्कत होगी ना, उनको वोट देगा कौन भाई? डेवलपमेंट पे अगर मुस्लिम साथ आएंगे तो उनको दर्द होगा, बहन 3 तलाक से मुक्त हो जाएंगी और वो मोदी जी की तरफ आएंगे तो दर्द होगा, बच्चियां इधर आ जाएंगी तो दर्द होगा। तो इसलिए ये मात्र एक प्रोपेगेंडा है जो इस देश के प्रधानमंत्री और संघ के खिलाफ गढ़ने की ये कोशिश करते हैं, और इनको करनी भी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स के अलावा आगे ना ये कुछ देखते हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये समझते हैं। जब राष्ट्र की बात आती है, एकता की बात आती है, तो इसी तरीके से दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इनका 2014 से तो चल नहीं रहा और आगे भी नहीं चलेगा। ठीक है, सीधे राशिद भाई के पास चलते हैं। राशिद भाई, मुसलमानों का वोट पाना है इसलिए एजेंडा चलाना है, सीधी बात शिवम त्यागी ने कही। दीपक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हरियाणा, आप ऐसे राजस्थान स्टेटों की बात ना करें। जो आज हुआ हमारे साथ, जो 2 बच्चों को कत्ल किया गया, जला दिया गया, उसके बारे में बात कीजिए तो बहुत बेहतर होगा। अभी ये तो शिवम जी बोल रहे हैं कि तो एक हाथ में हमारे प्रधानमंत्री, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, एक बात करते हैं, और माइनॉरिटी बजट की 5020 से लेके 3000 कर देते हैं, 2000 एक साथ कम कर देते हैं। 38% का वो डिडक्शन दिया उसमें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बात कर रहे हैं तो बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप है तो आप व्यूअर्स के समझ में आ गई, आपके तो कभी आएगी नहीं ना, मजबूरी है। गिना सकता हूँ पूरे मुसलमानों के खिलाफ, आरएसएस वाले मुसलमान बयान के जितने बयान लोग करते, उससे जहन खराब हो रहा लोगों का। हम ये बात कर रहे हैं कि जुड़ने की बात करो भाई, ये जुड़ने की बात करो। ये कितना भी नफरत फैला, कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान अलग होने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ नफरत अगर हट गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में रह सकते। मैं चाहता हूँ दोनों सुकून में रहे। मेरा दोनों सुकून में हैं, आप भी सुकून, मौलाना साहब दोनों सुकून में हैं। हम भी जिंदा लड़ आप रहे हैं किसी एक केस को लेकर, दोनों सुकून में ही हैं। हम भी जिंदा रहे, हम हमारी फैमिली के साथ खुश रहे, आप हमारी फैमिली के साथ खुश रहे। तो हम हमारे खुश हैं। त्योहार में आप आई, आपके त्योहार में हम आज तक चलते रहा। मगर अब 2014 के बाद फीलिंग ऑफ डेवलपमेंट इतना डेवलप हो गई हर एक के अंदर ये बात कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जितने लोग बैठे, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आज जिंदा जला दिए। आज 2 बच्चे अपने नजरों के सामने डिबेट कर रहा है, 2 बच्चों के सामने जिंदा जला दिए। दीपक जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा, ठीक बीच में जंप नहीं करना। राशिद भाई, आपने अपनी बात कंप्लीट किया, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे शिवम के पास चलता हूँ। शिवम, 2 बच्चे जिंदा जला दिए जी, ठीक है, उनका आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन किसी को भी जिंदा जलाने का हक नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं आपकी बात से 100% सहमत, किसी को जिंदा जलाने का हक नहीं है। लेकिन इसी दिल्ली में अंकित शर्मा को 51 चाकू मार के नाले में धंसा दिया था, तो क्या मैं रोया आपके पास आके कि नहीं हम लड़ रहे हैं, हम बर्बाद हैं, हम ये है, हम ऐसे, हम इसलिए मारे गए? ध्रुवराज त्यागी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, नत्था लाल के साथ क्या हुआ, फिर बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तो नहीं रोया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसको उसी तरीके से ठीक किया जाएगा, और अब बीच में मत चिल्लाइए। जब लगातार आप बोल रहे थे मैं इसीलिए चुप था ना, ताकि आप सुन लीजिए ना शिवम की बात, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोले बीच में, सुन लीजिए। और शिवम, बजट घटाने की बात करी ना आपने, बजट घटाने में और उसको अप्लाई करने में फर्क होता है। राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजते हैं 1 ही रुपया पहुंचता है पूरा का पूरा। तो सबसे ज्यादा जरूरी इंप्लीमेंटेशन है। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए राशिद साहब, मेरी आवाज बहुत शानदार है, मैं गाना थोड़ी ना गा रहा हूं। सुन लीजिए पहले आप, फिर बाद में आप जवाब दे देना। सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे फिर? तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम के साथ हुआ तो इनको लिंचिंग भी लगती है, इनको दर्द भी होता है। हिंदू के साथ हुआ तो चाहे उसको 51 चाकू लग जाए, चाहे उसको मार दिया जाए, चाहे उसके साथ कुछ भी कर दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, हिंदू मुस्लिम अभी भी शांति से ही रह रहे हैं। आग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं जो लगेगी नहीं। ये गलत फिर लगातार बीच में चिल्लाना है। अफवाह मत फैलाइए, बिल्कुल आप फैला रहे हैं अफवाह, आग आप लगा रहे हैं, अफवाह आप फैला रहे हैं, बिना जांच के आप बोल रहे हैं, बिना तथ्यों के आप बोल रहे हैं। अच्छा, सीधे आतिक भाई के पास चलता हूँ। आतिक भाई, मैं प्रोग्राम के क्लोजिंग में जा रहा हूँ, मतलब हमारे पास अब वक्त थोड़ा ही है। मैं एक आपका कमेंट लूंगा, एक राखी जी का कमेंट लूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस नैरेटिव से मुसलमानों के वोट के सिवा आपको और कोई वोट तो मिलेगा नहीं, तो इस नैरेटिव से फायदा क्या होता है कि मुसलमान परेशान है, प्रताड़ित है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है? दीपक जी, ये भी तो कहना गलत है कि नैरेटिव सिर्फ मुसलमान सेट कर रहे हैं, और शिवम जी का ये कहना बार बार कि भाई नहीं हम खामोश थे जब कोई और मारा गया था। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वोट के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं, हम सब जानते हैं। रियलिटी को फेस करिए ना। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल दीपक जी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का नहीं है।
तो आप सवाल इस्तेमाल ये कर रहे हैं है कि जो सबसे ऊंची पोजीशन पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, होम मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, उनके बयानात क्या आते हैं इन सब चीजों को लेके? जब कभी कोई ऐसी मार काट की घटना होती है, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस कौन सा रवैया इख्तियार करते हैं? और उसके बाद में जो मैंने इससे पहले ध्यान दिलाया कि आखिर ये पूरा संघ का इकोसिस्टम ये नैरेटिव तूल नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं तूल पकड़ता है भाई? क्योंकि मीडिया पूरी तरह से संघ इकोसिस्टम के साथ में है। लेकिन इल्जाम ये लगाया जाता है कि नहीं भाई, कांग्रेस का इकोसिस्टम वो ज्यादा पनपता है मुल्क के अंदर। मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे वो संघ का इकोसिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल या कांग्रेस का इकोसिस्टम, आखिर कॉमन आदमी कब तक के इस आग में झुलसता रहेगा? और इसके लिए सबसे पहला अगर कदम उठाना है तो इलेक्टेड सरकारों को उठाना है। ठीक है हम और राखी जी, आपको आपकी सरकारें सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए सही कदम नहीं उठा रही हैं, मुसलमानों को फ्रेंडली हैंड नहीं दे रही हैं, ये कहना है अतीकुर रहमान साहब का। दीपक जी, बिल्कुल गलत आरोप है और मुझे खुशी है कि इस डिबेट के अंत तक आते आते दानिश जी, राशिद जी और अतीक जी इस बात को मान गए कि अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम होना चाहिए। सामने चाहे किसी ने भी गलती की हो, उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की जगह उस पर एक्शन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की मैं स्टार्टिंग से इस बात को कह रही थी कि हम सब मिलकर के इस देश में शांति से तभी रह पाएंगे जब हम ये कहेंगे कि जो भी गलत करता है उसका बिना किसी धर्म को देखे उस पर एक्शन होना चाहिए। जिस तरह का ओवैसी जी ने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है पैनल के हर एक जने को उसका कंडेम करना चाहिए कि बिना जांच किए इस तरह की बाचा करना, इस तरह का कम्युनल जो बीच में असंतोष फैलाना, ये बहुत गलत स्टेप है। और इसको जब तक हम लोग नहीं कंडेम करेंगे तब तक इस तरह के एक्टिव लोग हमारे बीच में द्वेषता फैलाते रहेंगे। क्रिमिनल होता है, उस पर एक्शन होना चाहिए। सरकारों को जरूरत है कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, और इसी ध्येय के साथ में एक राष्ट्र के रूप में हमें ये बात कहनी चाहिए। ठीक है, दानिश जी कुछ कहना चाहते हैं। दानिश जी क्या कहेंगे राखी की बात पर? क्राइम को क्राइम की तरह देखना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं, ये आपको कह रही है वो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे वही तो अपेक्षा कर रहा हूं कि अभी तक प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं, दो इस तरह से वो हो गए और हमें उम्मीद है कि कुछ बोलेंगे भी नहीं। मैं यही समझाना चाहता हूं, दानिश जी क्राइम पर प्रधानमंत्री रिएक्ट करता है क्या? दानिश जी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देश की नागरिक है, वो भी बहन है, वो भी बेटी है, वो भी आपकी तरह महिला है, उसके साथ जो कुछ हुआ क्या उस पर प्रधानमंत्री जी बोले? ये भाजपा की सरकार में, केंद्र की सरकार के डायरेक्शन से उनको जो मेंशन मिला, क्या उस पर आप बोली राखी जी? क्या उस पर आपका दिल नहीं दहलता? आप महिला है, आपको अफसोस नहीं होता? मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं सोच रहा था आते एक क्लोजर मिलेगा, एक ही टोन पर सब आ जाएंगे। लेकिन सोचिएगा जरूर, अगर ये जो तनाव है या ये जो नैरेटिव है अलग अलग दोनों तरफ के, अगर ये हैं तो क्यों हैं? और सोचिएगा जरूर इसके पीछे कौन सी राजनीति है, किसको फायदा और किसको नुकसान होता है।